भारत समाचार। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में नकल कराने के लिए कुख्यात बलिया जिले ने एक बार फिर से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को कलंकित कर दिया है। परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से देखें तो देश की सबसे बड़े एग्जाम यूपी बोर्ड में तब शोर मच गया जब पता चला कि 30 तारीख को अंग्रेजी की परीक्षा है। 2 तारीख 2 बजे से परीक्षा शुरू होनी है और कम से कम 75 जिलों पर जब सभी परीक्षार्थी पहुंच गए, 1 घंटे पहले पता चलता है कि इंटरनेट मीडिया पर पेपर लीक हो गया। और तब जानकारी के हिसाब से जब जांच पड़ताल हुए तो उसके बाद से 24 जिलों में देखिए परीक्षा रद्द कर दी गई। बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, ये तमाम 24 जिले हैं जो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जहां पर पेपर कैंसिल हुए। 275 सेंटर थे जहां पर पेपर को रद्द कर दिया गया क्योंकि पता चला कि सेट नंबर जो सीरीज होता है पेपर पे 316 ईडी और 316 एआई, वो सीरीज पहले ही पेपर लीक हो चुका है। और उसके बाद से हड़कंप मच गया। माध्यमिक केंद्र एससीईआरटी से लेकर और पता चला इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो बलिया के डीआईओएस थे यानी कि ब्रजेश मिश्रा, उनको निलंबित कर दिया गया है। आजमगढ़ जेल उन्हें भेज दिया गया है। साथ ही स्थानीय पत्रकार और 16 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया है। रिमांड पर उनसे पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ को जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री इस पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के तहत इस पे जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन एनएसए के तहत पहले भी कहा गया है कि जो भी नकल विहीन परीक्षाएं कराने में जो भी रोड अटकाएगा उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शायद ये खौफ नहीं पैदा कर पा रही है। जिस प्रकार बुलडोजर देखकर अपराधियों के रोंगटे थर्राते हैं, उस प्रकार इस सिस्टम को लाना बहुत जरूरी है। क्या फर्क पड़ता है जब एक परीक्षा रद्द होती है? जब एक परीक्षा रद्द होती है तो एक पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाता है। व्यवस्था पर सवाल तो उठता है, व्यवस्थाओं को कलंकित तो किया ही जाता है, बच्चों का विश्वास भी टूटता है, बच्चों को झटका भी लगता है, शिक्षा पर असर पड़ता है, करियर पर असर पड़ता है, पैसों की बर्बादी होती है और ये पूरा चेन डिस्टर्ब कर जाता है। आज ये सारे चेन को कैसे हम दुरुस्त करें और जो सबसे मजबूत और सबसे बेसिक माध्यम जो है शिक्षा, वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट क्यों हो चुका है, इसी पर हम आज अपने पूरे पैनल से चर्चा करने वाले हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ देखिए प्रोफेसर अखंड प्रताप सिंह, शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशनिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है सर। जय करण वर्मा देखिए हमारे साथ, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे साथ गेस्ट जुड़ते जाएंगे हम आपको उनसे इंट्रोडक्शन कराते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं देखिए अखंड जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि एक पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है, आप एक्शन लीजिए। एक्शन लिया भी गया, 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, रिमांड पर देखिए रख के उनसे पूछताछ हो रहा है। लेकिन पेपर लीक होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अखंड जी, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का सिस्टम है, इसमें माफिया स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ। डीआईएस ऑफिस से ही, हाँ। सेंटर बनने से ही वहाँ ये खेल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब सेंटर बनते हैं तो वहाँ के जो क्लरिकल स्टाफ होता है वही पूरा सेंटर का बनाने का पूरा सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है ये कम से कम इस चीज़ को एक्सपोज कर रही है कि इससे पहले तो एक्सपोज ही नहीं होते थे। अब एक्सपोज हो रहा है तो सुधार तो होगा ही, कार्रवाइयाँ होगी। बच्चों की मनोस्थिति पे बहुत असर पड़ता है। बच्चा पूरी साल तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद जब वो परीक्षा देने जाता है तो उसे पता लगता है कि मेरे यहाँ तो परीक्षा पेपर लीक हो गया। लीक होने के बाद जो तैयारी की थी वो तैयारी के लिए अब अलग से एक नई डेट मिलेगी, उसके बाद वो परीक्षा देने जाएगा और जो आगे की परीक्षा होने वाली है उसमें भी वो डिस्टर्ब हो जाता है। यही इसी कारण ही इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो इसी कारण ही बढ़ रही है, क्योंकि
जब सिस्टम ही हमारा ध्वस्त हो जाएगा, ये माफिया, नकल माफिया हावी हो जाएंगे, तो बच्चे शॉर्टकट रास्ते की तरफ जाएंगे, शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो वो इंजीनियरिंग, मेडिकल और जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें तैयारी क्या करेंगे जब उनका बेस ही कमजोर है। करेक्ट। तो इस वजह से ये है कि सिस्टम को देखिए, इस गवर्नमेंट ने सुधारा है। इससे पहले भी कल्याण सिंह गवर्नमेंट आई थी तो रिजल्ट भी आपको पता है कितने लो रहे थे, और एक एसडीएम लेवल के इस तरह के लोग पूरे सेंटर को देखते थे, चेक करते थे। नकल विरोधी अध्यादेश लागू हुआ था, कानून में छात्र ही जेल जाते थे, तो काफ़ी सुधार आया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंटें बदलती रही, सिस्टम भी बदलता रहा। अब ये इस बार एक्सपोज किए, आप देखिए कितना बड़ा एक्शन लिया है कि एक डीआईएस को जेल भेजा है। मेरे ख्याल से मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जिला विद्यालय निरीक्षक इस तरह का अधिकारी जेल भेजा गया है। तो मुझे लगता है कि देखिए सुधार होगा तो बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आएगा और हमारी एग्जामिनेशन की व्यवस्था भी सुधरेगी। व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन मेरे ख्याल से इस बार सुधार देगा, मुझे ऐसा विश्वास है। चलिए ठीक है, आपके विश्वास पे दुनिया ही कायम है। हमारे साथ देखिए डिस्कशन में तमाम लोग और भी जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे, अध्यक्ष लोकटा के लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। और साथ ही रोहित अग्रवाल देखिए हमारे साथ प्रवक्ता आरएलडी से जुड़े हुए हैं। और मैं देखिए मनोज जी आपके पास आना चाहती हूँ सीधे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि पेपर लीक का आधार क्या है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। मैं आपको थोड़े मामले और बता देती हूँ। 2017 से ही 2017 में सब इंस्पेक्टर पेपर लीक, जो कि बड़े लेवल पे था। अब आप सोचिए कि इंटरमीडिएट लेवल पे भी ये कांड होने लगे हैं। 2018 में सहायक शिक्षक भर्ती 68,500 का पेपर लीक हुआ। 2018 यूपी पीसीएल पेपर लीक, 2018 यूपी पुलिस का पेपर लीक, 2018 अधीनस्थ पेपर लीक, 2018 स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक, फिर 2018 में आ जाइए नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक भी हुआ। फिर 41,520 सिपाही भर्ती पेपर लीक, 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक, 2021 बीएड परीक्षा पेपर लीक, 2021 पेट पेपर लीक, अक्टूबर 2021 सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षा प्रधानाचार्य पेपर लीक, फिर अगस्त 2021 में आ जाइए यूपी टीजीटी का पेपर लीक, फिर नीट का पेपर लीक, और उसके बाद चुनाव से जस्ट पहले यूपी टेट का पेपर लीक हुआ। और अब इंटरमीडिएट के 30 तारीख को अंग्रेजी का पेपर भी लीक हो गया। तो हम इसको तो ये नहीं कह सकते हैं कि प्रशासन एक्शन ले रहा है। मुझे जहां तक मालूम है कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट के सामने पेपर खुलता है और पेपर बनने से लेकर केंद्र के डिस्ट्रीब्यूशन तक हर जगह अधिकारी मौजूद रहते हैं। उसके बाद भी ये सिस्टम खत्म नहीं हो पा रहा है। देखिए, पहले तो मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं विवेकानंद की एक लाइन कोट करना चाहूँगा। विवेकानंद जी ने कहा था, दुख है तो कारण है, कारण है तो निवारण है। हम लोग इस दुख को पेपर लीक से जोड़ लें। अभी आदरणीय सर कह रहे थे कि सरकार ने वो किया। प्रश्न ये है कि सीरीज में पेपर लीकेज आए, नंबर 1। नंबर 2 कि ये योगी सरकार का पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी था। आदरणीय प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी माध्यमिक शिक्षा के मंत्री थे और उन्होंने एक आमूलचूल परिवर्तन की बात की थी, और वो बराबर कहते थे कि माफिया सक्रिय है जो डीआईएस लेवल से सक्रिय है। आपने कहा कि सरकार ने इस चीज को उजागर नहीं किया। प्रश्न ये है कि पिछली सरकार में ही इसी सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जो माध्यमिक शिक्षा के मंत्री थे, उन्होंने पहले ही मान लिया था कि नहीं, नकल माफिया हैं, और ये पार्ट 2 है, पहली बात। दूसरी बात कि जब उन्होंने मान लिया कि नकल माफिया है और उन्होंने कहा कि हमने ये व्यवस्था की, इतने अंक दिए, ऐसे बनाए जाएंगे, और हमने कैमरे लगवा दिए, और बिना किसी सचल दस्ते के, बिना किसी परेशानी के पूरा नकल विहीन हमने परीक्षाएं करा दी, ये दावा था सरकार का। और पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई कोई भी गंगा होती है ना, हिमालय से चलती है, वो नीचे तो पहुंचती है तलाटी में। ये डीआईएस की पोस्टिंग कौन करता है, ये केंद्र बनाता कौन है? और सरकारों में जो जिम्मेदारान बैठे हुए हैं शासन में, क्या उन पर कार्रवाई की बात सोचिए। डीआईएस तो अरेस्ट कर लिए गए, 17 लोग अरेस्ट कर लिए गए। अरे भैया, जब सरकार ने स्वयं मान लिया था, पिछली सरकार ने मान लिया, इसी नकल को रोकने के लिए उसने इंतजाम किए,
तो स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट तैनात किए, और जो पेपर है, अगर आप पेपर देखें तो पेपर की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने किया, और जो पेपर रखा जाता है वो अलमारियों में रखा जाता है इनका, और उसकी 2 चाबियां होती है, एक जो केंद्र अध्यक्ष होगा उसके पास होगी, और एक जो उनका पर्यवेक्षक या जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो रहा उसका होगा। और दोनों, मुझे तो नहीं लगता कि दोनों निचले कर्मचारियों में इतनी हिम्मत होगी कि वो कहीं पर्चा खोल करके लीक कर दें। अरे ये, और कोई DIS अपने हाथ से पर्चा दे दे, ये भी संभव नहीं है। ये तो गंगोत्री है जो ऊपर से बह रही है, जब तक ऊपर ठीक नहीं होगा, ऊपर तो कोई कार्रवाई होती नहीं, नीचे नीचे सारी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। दूसरा कि सरकार, जैसे लखनऊ में देख रहा था कल आप ही के चैनल पर 8 बजे ब्रजेश जी, आदरणीय ब्रजेश जी जब डिबेट कर रहे थे तो RP मिश्रा जी ने कहा इसी सरकार के नाक के नीचे क्रिश्चियन कॉलेज में किस तरीके से, तो आप बता दिए, इंटर मुकेश जी थे, उन्होंने इंटर कॉलेज के उस मैनेजमेंट को मान्यता नहीं दिया। ठीक है, फर्जी मैनेजमेंट बन जाते हैं, मान्यताएं दे दी जाती हैं, मान्यता न देने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो गंगोत्री है वो हिमालय से आ रही है, और नीचे आप रोकने का प्रयास करेंगे तो जो ऊपर का वेग है, जब तक ऊपर ही नहीं रोकेंगे तो नीचे तो पानी बहेगा ही बहेगा, गंगा आएंगी ही आएंगी, गंगोत्री में पानी बहेगा ही बहेगा। और तमाम चीज़ें, ये नकल माफिया है, ये नकल माफिया नहीं, शिक्षा माफिया, और ये माफिया एक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंटों पे कब्जा कर रहे हैं तो भैया जो मैनेजमेंट पे कब्जा करेगा स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार से ही आएगा, तो भ्रष्टाचार का धन कहीं देगा तो धन की उगाही भी करेगा। तो और दूसरा कि सारी व्यवस्था, अगर आप पूरे इंटायर एजुकेशन सिस्टम को देखें तो 90% से अधिक व्यवस्था तो अब स्ववित्त पोषित के पास चला गया है। जब उनका काम ही धन कमाना है, उनके आगे सरकार ने घुटना टेका। देखिए आप, अगर आप देखिए, आप ही भारत समाचार चैनल में बराबर देख रहा था, हम लोग तो संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, कि जब कोरोना काल में भी इन्हीं सेल्फ फाइनेंस के संगठनों ने सरकार पे दबाव बनाया तो सरकार की हिम्मत नहीं हुई, सरकार ने कोरोना काल में भी स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए। तो सारा सिस्टम तो एक सेल्फ फाइनेंस सिस्टम को चला गया है। वो सिस्टम कभी एक दिन में शासनादेश होता है कि इनकी जांच की जाएगी, इनके मानकों की जांच की जाएगी, दूसरे ही दिन उनका विरोध होता है, वो वापस ले लिए जाते हैं, फर्जी मैनेजमेंट बन जाते हैं, मुकदमे होते हैं, मुकदमे डंप हो जाते हैं, और इसी सरकार में, सरकारों में ही होम मिनिस्ट्री से उस पर विजिलेंस जांच के आदेश करा दिए जाते हैं। सरकार समस्या का समाधान नहीं करती है। तो जब समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो दुख बना रहेगा, दुख का यही कारण है। और जब तक निवारण को नहीं सोचेंगे, निवारण ऊपर से होगा, हिमालय से गंगा बह रही है, तो इस हिमालय पर, जो हिमालय की चोटी पर है, जब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस पर आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही परीक्षाओं की, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है, आखिर बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, बहुत बड़ा रिसर्च है। और बार बार अगर पेपर लीक हो रहा है, बार बार अगर ऐसी घटनाएं हो रही है, तो सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री जो ये स्वीकार करते हैं कि नहीं साल भर गैंग घूम रहा है, तो सरकार को सचेत रहना चाहिए। अभी सरकार तो वही है, अफसर भी नहीं बदले, परीक्षाएं भी हो रही थी, बीच में कोरोना काल में परीक्षाएं नहीं भी हुई, तो जैसे परीक्षा शुरू हुई, अगर परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला हो गया तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। और इसको किसी सरकार पर दोष देने के बजाय इसका रिसर्च करके और इसके जड़ पर प्रहार करना चाहिए, तब जाकर के व्यवस्था रुक पाएगी। ठीक है, हमारे साथ इस डिस्कशन में देखिए अरुण प्रकाश भी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। सवाल आपसे ही है अरुण जी मेरा, कि जब बार बार पेपर लीक हो रहा है, और पेपर लीक का सच कहा मनोज जी ने, कि जब दिनेश शर्मा जी ने इसको कबूला भी कि सॉल्वर गैंग एक्टिव है, नकल गिरोह देखिए माफिया एक्टिव है, और उसके बाद भी इस पे काम नहीं किया गया, उसके बाद भी आपने अधिकारियों के तंत्र को मजबूत नहीं किया, उसके बाद भी आप सचिव लेवल तक, अपर मुख्य सचिव लेवल तक, SCRT में जो अधिकारी फाइल घुमाते रहते हैं, आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, क्यों? नहीं स्मृति जी, ऐसा नहीं है। ये जो सिस्टम में दीमक लगा हुआ है, ये पिछले 40 और 50 वर्षों में, और मैं खास करके कहूँ सन 89 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तब इस तरीके से केंद्र को बेचने के, सेंटर्स को बेचने का काम शुरू हुआ, और नकल, खुलेआम नकल का काम शुरू हुआ, और स्वयं मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट हुआ, मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से। जब मुख्यमंत्री करता है, नौजवानों के आह्वान करते हों कि नहीं नकल हो सकता है, और जब मुख्यमंत्री एक पार्टी के बड़े अध्यक्ष के रूप में वो कहते हों कि बच्चों से गलती हो जाती हो, तो निश्चित रूप से आप समझें कि ये जो दीमक लगा हुआ है, इसकी सफाई करने में हमें दिन लगता है, समय लगता है। हम साफगोई से कोई बात स्वीकार करते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने साफगोई से बात स्वीकार किया कि साल भर हैं। निश्चित रूप से हम झूठ नहीं बोलते अगर सिस्टम में कोई खराबी है। हम इस बात को आपने देखा कि पिछले जैसे ही हमारे
शासन के संज्ञान में आया। स्वयं मुख्यमंत्री जी सक्रिय हुए, पूरा शासन सक्रिय हुआ, और आपने देखा कि 10 और 12 घंटे के मैं अंदर ही। आपको अरुण जी यहाँ रोक रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि इसके जस्ट पहले एक और आपके सामने उदाहरण आया था, यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था। 50 लाख बच्चे सेंटर पर पहुंचे थे, अलग अलग जिलों से पहुंचे थे, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे सेंटर पर पहुंचते हैं पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो वो एक क्या एग्जाम्पल सही नहीं था? अभी मैंने एक 2017 से लेकर 2022 तक कम से कम 10 ऐसे पेपर लीक कांड बताए जहां पर हुए, और बैक टू बैक हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गैप है, सालों में गैप है, अंतर है, ऐसा नहीं है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो वो क्या एग्जाम्पल नहीं था कि जहां पर आप काम कर सके? एक्सेप्ट आप कर रहे, देखिए स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, दिलेरी की बात है कि आप लाइव चैनल पर और बैठ के इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उस पर एक्शन भी तो, काम भी तो करना चाहिए। काम तब होता है जब वो घटना घटित हो जाती है। ऐसा क्यों है? घटना से पहले आपने जो कहा कि ओवरलॉक रहना चाहिए, जिस रूम में पेपर रखे जाए, 20% पुलिस फोर्स, बकायदा इन्वेस्टिगेशन हो, DIOS की पूरी जांच पड़ताल हो, प्रधानाचार्य की पूरी जांच पड़ताल हो, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन, ये सारे प्रोसीजर घटना से पहले भी तो हो सकते हैं। घटना घटने के बाद क्यों होते हैं एक्शंस? स्मृति जी, शासन के पास या सिस्टम के पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं होता है कि हम पहले ही कोई चीज़, निश्चित रूप से अभी आपने उस बातों का जिक्र किया कि जो हमने नियम और कानून बनाए हैं कि किस किस तरीके से पेपर्स की रक्षा की जाए, पुलिस के माध्यम से, DIOS के माध्यम से, DM के माध्यम से, हम वो सारे कर्तव्य वेल प्रूफ करते हैं। लेकिन आप जानती हैं, इस व्यवस्था में जब DIOS इन्वॉल्व हो जाए, बड़े बड़े शिक्षा के अधिकारी इन्वॉल्व हो जाएं, तो निश्चित रूप से ये कहता है, मैं कह सकता हूँ जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से, कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं, चाहे जो भी सिस्टम हो, उसमें हो सकता है। तो फिर, लेकिन ये विश्वास रखिए स्मृति जी, तब तो अरुण जी यहाँ पे और एक बड़ा सवाल बनता है कि जो DIOS की आप बात कर रहे हैं, बलिया की, बलिया तो पहले से भी प्रसिद्ध है नकल के लिए, तो वहां की DIOS के ऊपर तो गहन पूर्व वहां पर तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, क्योंकि जो DIOS साहब हैं ब्रजेश मिश्रा जी, वो पहले भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आरोपों में हरदोई में शिक्षक भर्ती में वो फंसे थे, BSA रहते हुए DIOS का भी उनके ऊपर चर्चा था, जौनपुर में शिक्षक भर्ती में वो धांधली में नाम आया था उनका, पत्नी की नियुक्ति का भी आरोप उनके ऊपर लगा था, सहायक शिक्षक नियुक्ति का भी आरोप लगा था। तो कम से कम जिनके ऊपर इतने आरोप लगे हों उनका तो इन्वेस्टिगेशन पहले करना चाहिए। स्मृति जी, आप ये जो बातें कह रही हैं, ये सब संज्ञान में था, मतलब लिया गया था, और तुरंत ही आपने देखा कि जैसे ही ये घटना घटित हुई, थोड़ी ही देर में DIOS गिरफ्तार हुए, उनको जेल भेजने की पूरी वो की गई। और आप ये जाने, निष्पक्ष रूप से इस चैनल पे मैं कह सकता हूं कि जो भी इस घटना में इन्वॉल्व होंगे या आने वाले समय में, ये योगी जी की सरकार है, और जैसा भी हमारे तमाम साथी जिक्र कर रहे थे, योगी पार्ट 2, हम कह सकते हैं कि कानून के राज्य होगा, और कोई भी, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या कानून व्यवस्था हो, गृह विभाग हो, आप ये वादा रखिए, कहता है आदित्यनाथ योगी जी के सरकार से, कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का हमने कहता है इसमें वो NSA लगाया है। आप ये विश्वास रखिए कि आने वाले समय में, विश्वास रख रही हूँ मैं, ये कोई नहीं कह रही हूँ मैं। देखिए अरुण जी, सवाल अभी भी वही है कि सरकार की मंशा पर कोई संदेह नहीं कर रहा है। सरकार की मंशा पूरी है कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम, और जो उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर वो काम करेगी, वो कर भी रही है। लेकिन उसके नीचे आइए ना, उसके नीचे आ जाइए, थोड़ा मंत्री पे आ जाइए, अधिकारियों पे आ जाइए। वो जो भ्रष्ट हैं उनके ऊपर नहीं, देखिए चाबुक नहीं चल पा रहा है, और उनको सही करना बहुत जरूरी। मैं आपके पास लौटती हूँ, मैं रोहित जी से देखिए रिएक्शन लेना। बीजेपी की प्रवक्ता ने रोहित जी कहा कि 1989 से ही ये जो सेंटर को कब्जा करने की बात है, वो मुलायम सरकार से ही चल रहा है, और उसको सफाई करने में 50 साल की जो गंदगी है उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। बहुत सुंदर ढंग से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी अपना पक्ष रखा और भाजपा को बचाने की पूर्ण कोशिश की, पर सच्चाई क्या है वो हम सबके सामने है। सच्चाई ये है कि पेपर लीक हो गया, जो बच्चे तैयारी करके आए थे वो परेशान होकर उनको वापस जाना पड़ा। सच्चाई ये है कि पेपर लूटे जा रहे हैं, लीक हो रहे हैं, और हमने देखा था इन्हीं का कार्यकाल था पिछले 5 साल का, जिसमें 14 भर्तियों के पर्चे लीक हो गए थे, और एक भी भर्ती ये बिना लीक हुए पेपरों के नहीं करवा पाए थे। अब स्थिति ये है कि 12वीं नहीं, इंटर, किसका पर्चा लीक हुआ है? 12वीं का, इंटर का? इंटर का, एक ही है, 12वीं का, अच्छा ठीक है, भाजपा वाले और इंटर एक ही होता है। हाँ, भाजपा वाले बताएंगे। नहीं,
नहीं अच्छा, रोहित जी का एक ही जो होता है। स्टेटमेंट था मैं अच्छा, समझ बताइए, गई भाजपा कि वाले 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन लेने की बात। नहीं बताएंगे, भाजपा वाले बता देंगे किसका लीक हुआ है, मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो 12वीं का पर्चा लीक जो हुआ है, आप already तो confused वो हैं। मुझे लगता है कि जो छात्रों की मेहनत थी, आप already confused नहीं हैं। मैं कंफ्यूज नहीं हूं, ये भाजपा वाले बता ऑलरेडी देंगे। कंफ्यूज है, इसलिए कंफ्यूज भाजपा वाले बता देंगे। कि अभी चुनाव हुए बहुत दिन नहीं तो हुआ। और भारतीय जनता आपको एक पार्टी के करारा नेता तमाचा, ने, रोहित जी, भारतीय आपको एक जनता करारा पार्टी तमाचा के उत्तर नेता प्रदेश की ने, जनमानस रोहित में जी, दिया है। slip of- हमारी slip of ईमानदारी tongue- पे, नहीं, अरुण जी, मैं हमारी आपको एक मिनट रोकती ईमानदारी हूँ। पे रोहित जी, जनता ने वो जो जरा स्लिप सा ऑफ भी टंग था सहयोग उसको व्यक्त तो किया। बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़के हैं और मन मचल जाता है, ये भी तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ना। इस यहाँ पर भी स्लिप ऑफ टंग हुआ था क्या? नहीं देखिए, अभी हम पर्चे लीक की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बड़ी बेशर्मी से अभी पिछली सरकार के ऊपर इल्जाम लगा दिया। अरे महाराज, योगी पार्ट 2 की आप बात करते हो, तो योगी पिछले पार्ट 5 2 साल की आपकी बात सरकार अभी थी। स्टार्टअप आपके हुई पास है। थे वो 5 साल, आप अपने ये 5 साल कृत्यों आपके को पास थे, वो जिसपे 5 साल आपने क्या कर रहे जनादेश थे? लिया था, 5 साल पर्चा लीक जिसपे करवाने की आपने ट्रेनिंग दे रहे थे जनादेश अपने लिया अधिकारियों था। को। आप स्थिति ये तमाम आप ही के सवालों अधिकारी पे गए हैं, थे। सरकार आपकी थी। आपने अभी हम लोग बात करते यूपी भाई, या तो यही PCS बोल की रहे भाई, परीक्षाओं में, यही बोल रहे श्रुति जी, यूपी इन्हीं को बोल पब्लिक लेने दीजिए। सर्विस अभी तो देखी थी कमीशन इनकी की बेशर्मी परीक्षाओं आपने में किस तरीके से किस पिछली सरकारों बेशर्मी से से कैपेसिटी ये बात है ना, कर रहे थे। काउंटर तो कर ही सकते हैं आप। के लोगों को इन्हीं आपने को बोलने भर्ती दीजिए। किया आप था। बोल तो सकते हैं ना, आपको मैंने संज्ञान आपको में बोलने होना के लिए मना नहीं चाहिए। किया रोहित जी। आप शब्दों का बहुत ही उनके तोल सवालों मोल का काउंटर वो कर सकते करें, हैं ना। क्योंकि तो मैं अब शब्दों का नहीं, प्रयोग मैं नहीं आपको बता करता। दूं, भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी के नेता जैसे भी बड़ी शब्द बेशर्मी से पिछली आप सरकारों करते के ऊपर आरोप अगर लगा रहे थे, राजनीतिक और मुझे पार्टी लगता के है कि ये जो प्रवक्ता हैं, पार्टी तो भारतीय इतना जनता पार्टी सन ने जरूर सीखे। अपनाई है, अगर एक इसको अच्छे बदलना डिबेट पड़ेगा। में अब आप भारत अपनी समाचार जिम्मेदारियों जैसे से न्यूज़ भाग नहीं चैनल पे सकते अगर आप हैं। बैठते हैं, आपकी सरकार एक है, अच्छा और आपकी प्रतिष्ठित सरकार न्यूज़ पिछले चैनल 5 साल है, से थी, तो आप कम से आपके कम द्वारा उन चीजों पोस्टेड का ख्याल अधिकारी रखें। हैं, और उसके ये जरूर ध्यान बावजूद रखें उसके कि बावजूद हम अगर किस पर्चा तरीके लीक हो से रहा है, यहाँ बात तो ये कर रहे हैं। पूर्ण रूप से आपकी हमारी जिम्मेदारी आपकी है। वार्ता का ठीक है। पूर्ण रूप से आपका आपकी संस्कार, जिम्मेदारी है, और ये आपका दुखद है, संस्कार और ये आपकी दुखद है कि ट्रेनिंग हमारे को छात्र जनता 1 साल देख रही की है। तैयारी करते ठीक है। हैं, और उनका मनोबल तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर्चा लीक करवा देती हम है। किसी का मैं तो मनोबल यहाँ नहीं तक तोड़ते। आपने 24 जिले, आप मुझे बताइए, जो पर्चा लीक हुआ है वो अगले जिले में नहीं गया, इसकी क्या जिम्मेदारी है आपकी? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सरकार खुद सम्मिलित है इन सब कार्यों के अंदर, और इनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। खाली छोटे अधिकारियों के ऊपर खाली आप एक कार्रवाई करके बच जाना चाहते हैं। आप कहना एक जिले के अंदर एक व्यक्ति को हम आपने पूरी गिरफ्तार कर लिया, जिम्मेदारी उसके आप अपनी लेते पीठ हैं, थपथपा देना कार्रवाई चाहते करते हैं, आपको कार्रवाई शर्म का आनी विश्वास चाहिए, और आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। आपको ये भाई, आपको सुनिश्चित दिखाई करना नहीं पड़ चाहिए रही कि जो क्या? परीक्षा हो 20 वो लोग पूरी गिरफ्तार तरीके हो से, गए, पूरी तरीके जेल से जा रहे संविधान के हैं। दायरे में, अभी भी और आप ठीक है। जिंदगी लिखित नहीं कर प्रूफ हो। मैं ये जो लिखित रोहित जी और सरकार है, अरुण जी, लिखित सरकार मैं आप को कहीं दोनों ना को कहीं रोकती हूँ। समझना देखिए, पड़ेगा। अखाड़ा मत बनाइए ना, ऐसे तो बोलिए कि कम से कम जनता को स्पष्ट तो हो जाए कि बोल क्या रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ, आप दोनों के पास मैं लौटती हूँ। देखिए, मेरा सवाल अब जयकरण जी से है। ठीक है, मेरा सवाल अब जयकरण जी से है। बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं, बोलना चाह रहे होंगे बहुत कुछ। जयकरण जी, इस सिस्टम को आप किस प्रकार देखते हैं, और विपक्ष में होने के नाते आप क्या इसका सोल्यूशन लेके आते हैं? क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 11th और 12th में थी तो सीसी पैटर्न आया था, कपिल सिब्बल साहब ने लेकर आया था, और वो सीसी पैटर्न बहुत अच्छा था। वहां पर जो कहते हैं रटंत विद्या घटंत बुद्धि, उस पर काम नहीं था। कपिल सिब्बल साहब की सोच, जिस प्रकार से वो उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है, उस प्रकार से उन्होंने एक कह सकते हैं कि चेंज, बदलाव लाने की कोशिश की थी। वहां पर उनका फोकस सिर्फ ये था कि सीसी पैटर्न में बच्चे रटे मत और जाके सिर्फ एग्जाम कॉपी में उल्टी मत कर दे जो उन्होंने रटा है, बल्कि वो प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहे थे कि बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। लेकिन वो पैटर्न ना ही उत्तर प्रदेश में चल पाया, ना ही पूरे देश में एग्जिस्ट हो पाया, ना ही चल पाया। अहम वजह क्या, और इस पेपर लीक को आप उससे कैसे कनेक्ट करेंगे? क्या वो सिस्टम होता तो इस तरह के पेपर लीक के कांड रुक जाते? देखिए, आपने पूरे जितने पेपर लीक हुए आपके द्वारा सारा कुछ गिनवा दिया गया है, मैं दोबारा उस पर नहीं जाना चाहता। ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक जितने पेपर लीक हुए हैं, जितने लोग दोषी पाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी की सरकार ने आज तक उनके ऊपर कौन कौन सी कार्रवाई की है? कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है? अगर जो नहीं चलाने का काम किया है तो क्यों नहीं चलाने का काम किया? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मिलित थे इसलिए, या बड़े बड़े नकल माफिया, शिक्षा माफिया, इसको बढ़ावा देने के लिए उनको छूट दिया गया है, इसलिए उन पर बुलडोजर नहीं चलाया गया? मेरा तो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संघ की सरकार, इस देश और प्रदेश के नौजवानों को शिक्षा विहीन बनाना चाहती है, नौकरी विहीन बनाना चाहती है। वो इसलिए
कि जब वो लोग शिक्षित नहीं होंगे, बेरोजगार होंगे, तब उनके हाथ में लाठियां हथियार होंगे, जिससे वो इस देश में अराजकता फैलाने का काम करेंगे, जो संघ का एक मेन एजेंडा होता है। अरुण जी, गंभीर आरोप। स्मृति जी, एक तो मेरा सख्त आपत्ति है कि संघ एक विचारधारा हो सकती है, संघ का कोई भी इन्वॉल्वमेंट सत्ता को चलाने में या भारतीय जनता पार्टी के कार्य और गतिविधियों में कहीं नहीं रहता है। इसलिए कृपया करके जो भी हमारे सम्मानित प्रवक्ता या बात अपनी कह रहे हैं, ये कृपया इसमें संघ का नाम बार बार न घसीटें। दूसरी बात ये कि अपनी बात कहने के लिए कि हम बड़ी जोरदारी से अपनी बात रखना चाहते हैं तो किसी दूसरे संगठनों का इन्वॉल्वमेंट करें, ये अच्छी बात नहीं है। और संघ कोई दे रखी है, जो माफिया सब ये बार बार यूज कर रहे थे, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, तमाम किस्म के माफिया जो ये शब्द प्रयोग कर रहे थे, वो मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो पिछली हमारी सरकारें यहाँ उत्तर प्रदेश में रही हैं या राष्ट्र में रही हैं, ये सारे माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया और कल तक कानून के अपराधी माफिया, ये सारे माफियों की अगर पैदाइश हुई है, इनकी उत्पत्ति हुई है, इनकी जन्म हुई है, तो हमारी पूर्व की सरकारों ने दिया है। और मैं फिर कहता हूं कि विश्वास रखिए कि वो सारे लोग जो भी कहता है तमाम परीक्षाओं या पेपरों में लीक हुए थे, वो सब लोग कानूनी कार्रवाई की गई है, जेल गए हैं। वो अब अरुण जी, आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं 2-3 स्टेटमेंट बोलूं और बहुत कठोर शब्दों में बोलूं। आपने कहा पिछली सरकारों में, अच्छा पिछली सरकारों का ठेका आप कब तक लेकर चलेंगे, पहला सवाल। दूसरा ये, आप लोगों को ये मालूम भी है, ये मंत्री अधिकारियों को, सचिवों को जो ऊपर उच्च लेवल पर बैठे हुए हैं, कि 1 साल बच्चा पूरा प्रिपरेशन करता है पूरी जोश के साथ कि उसको इतने नंबर लेकर आने हैं। अब मैं बताती हूँ कि पेपर लीक का कांड आप तो एसटीएफ लगा के जांच करा के और आप कार्रवाई कर देंगे, लेकिन एक बच्चे के भविष्य के ऊपर क्या बीतती आप ये समझ भी रहे हैं। एक बच्चा बाहर पढ़ाई करना चाहता हो, उसके डेट, टाइम, शेड्यूल सब फिक्स रहते हैं, उसको पता है कि उसको कब फॉर्म, इसका रिजल्ट कब आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको कब एडमिशन लेना हायर क्लासेस में, क्योंकि 12th क्लास जो होता है वो बेसिस माध्यम होता है हायर स्टडीज का। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि आपके रिजल्ट लेट, क्योंकि आपने पेपर लेट होगा, 13 अप्रैल को आ रहा है डेट कि 13 अप्रैल को पेपर होंगे, उसके बाद रिजल्ट में देरी होगी, तो बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज के लिए एग्जाम नहीं, फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिजल्ट नहीं आया रहेगा, क्योंकि जिसमें अंक मेंशन करने होते हैं। बहुत सारे बच्चे बाहर जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनमें देरी हो जाएगी, एक बच्चे का करियर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और आपको लेटेस्ट अपडेट ये भी बता दूं कि उन्नाव में एक बच्ची है जो वापस लौट कर आई और जिसने फांसी लगा ली क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया था। उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, और तमाम ऐसे 12th ही नहीं, जो बड़े बड़े पेपर के मैंने नाम लिए और आप चर्चा में थोड़ी देर से जुड़े हुए हैं, 14 जो विषयों के मैंने नाम लिए, उसमें बहुत बड़े बड़े पेपर है। और रिसेंटली अभी जो यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है, उसमें आप सोच सकते हैं कि जो बच्चे सालों भर प्रिपरेशन करते हैं, उनका पेपर अगर कैंसिल हो जाता है तो क्या बीतती है उनके ऊपर, उनका पैसा। जो खाली इलाहाबाद हॉस्टल में 400 रुपए कमरे लेकर रहते हो और जो इंतजारी करते हो कि 3 महीने में या 1 महीने में वो किराया कैसे चुकाएंगे, वो घर की तरफ उनकी निगाहें टिकी रहती हैं कि जब घर वाले पैसा भेजेंगे तब हम वो किराया चुका पाएंगे। एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरी टाइम पानी पी के सो जाते हैं, वो प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? और आप कह रहे हैं पिछली सरकार में 5 साल तो आप सरकार लेकर गए ना सर, और कितने अधिकारियों के आप बता दें कितने अधिकारियों के आपने बुलडोजर चलाए हैं? आपका बुलडोजर खाली माफियाओं पे चल रहा है, अधिकारियों मंत्रियों पर नहीं चल रहा है। आपकी इसी एससीईआरटी की मैं बात करती हूँ, तमाम अधिकारियों के मैं नाम आपको गिना दूं, सर्वेंद्र विक्रम से लेकर अनामिका सिंह जैसे, और वो अधिकारी ऐसे हैं कि जो बच्चे धरना करते हैं, रात भर धरना करते हैं, 1-1 महीने धरना किया एससीईआरटी के सामने, लेकिन अनामिका सिंह कहती हैं कि हमें तो पता ही नहीं इस मामले के बारे में। ऐसे तो अधिकारी आपने बैठा रखे हैं, पूरा ब्यूरोक्रेसी आपका शिक्षा का भ्रष्ट है और उस भ्रष्टाचार पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सफाई सही हकीकत बात की तो ये है नहीं, हम कह रहे हैं अनामिका जी, सारी बातों का संज्ञान लिया गया है और आप विश्वास रखिए, टाइम दीजिए। और जो उन्नाव की बच्ची का जिक्र किया आपने, हम ऐसे तमाम बच्चों से निवेदन करते हैं कि आवेश में कोई निर्णय न ले और अपने जीवन को त्याग करने का कोई निर्णय न ले। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और हम सभी लोग पूर्णतः उस पर कहता है दुख प्रकट करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। जरा बात सुन ले, जो हमारे सज्जन बात अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आने दे और सरकार का पक्ष आने दे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से, भारत समाचार के माध्यम से, आप ये विश्वास रखिए कि हम निश्चित रूप से पूरी संपूर्ण कानूनी कार्रवाई करेंगे और बुलडोजर
देखिए आईपीसी और सीआरपीसी में कहीं कहीं निश्चित मानदंड हैं। अब आप जहाँ सुई ना जा रही हो, एक देहाती कहावत है, जहाँ सुई ना जा रही हो बुलडोजर हर जगह नहीं चलाए जा सकते हैं, लेकिन ये भी विश्वास रखिए कि बुलडोजर चलेगा। ऐसे कोई भी लोग विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, बुलडोजर चलेगा, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, स्वास्थ्य माफिया हो, हम सड़क चाहिए, यही तो आपका हम चाल पूरी एक सवाल मेरा बहुत अहम भी है, मैं उसके बाद और गेस्ट को जानती हूँ। अरुण जी, मेरा एक सवाल, अरुण जी, मेरा एक सवाल, अरुण जी सुनिए मेरा सवाल छात्रों का सुनिए। मनोबल टूटता है अरुण तो जी, टूट जाए, रोहित जी, मैं आप आपको उन पे रोकती क्यों हूँ। चलाओगे बुलडोजर? रोहित जी सुनिए, वो तो आपके सगे वाले हैं, आप उन पे क्यों चलाओगे बुलडोजर? ये बुलडोजर तो गरीब के ठेले पे चलेगा, गरीब की जमीन पे चलेगा, शिक्षा माफिया पे क्यों चलेगा? शिक्षा माफिया तो आपके अपने लोग हैं, आपको तो कल उन पे क्यों दिखाई नहीं चलेगा? पड़ा, कल दिखाई नहीं पड़ा। नहीं, सच्चाई यही है। चलिए, शिक्षा ठीक माफिया है। पे क्यों नहीं अब चलेगा अरुण जी, मेरा बुलडोजर? सवाल ये जवाब है। दीजिए आप, उनके क्यों ऊपर नहीं चलेगा बुलडोजर शिक्षा मेरा माफिया सवाल पे? ये दिखाई है नहीं पड़ा। कि आप उन बुलडोजर अधिकारियों क्यों के नहीं ऊपर चलेगा एक्शन शिक्षा क्यों नहीं माफिया लेते हैं? पे? अरुण जी, इसका जवाब आप दीजिए। उन अधिकारियों के सुनिए ऊपर तो- एक्शन क्यों नहीं लेते हैं जो बिल्कुल। अपनों के खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं? कोई मेरा सिंगल अपना बेंच से नहीं है, जजमेंट कोई पास होगा सगा तो डबल नहीं। बेंच पे चले जाएंगे, डबल बेंच से जजमेंट पास होगा तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो अपनों के खिलाफ जो मुकदमा लड़ते हैं अधिकारी, उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? हम विश्वास रखिए स्मृति जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरी कार्रवाई होगी और हम जो भी बच्चे इसमें प्रभावित है समय पे रिजल्ट हम आपको देंगे। अरे जो हमने पिछली निश्चित 14 किया है, भर्तियों के पर्चे लीक हुए तो उसमें हमने क्या जिन कार्रवाई हुई, इसका जवाब परीक्षार्थियों दीजिए। को चलिए, परीक्षा ठीक दे है। रहे हैं, इस 14 डिस्कशन में भर्तियों के जो पर्चे रिजल्ट लीक हुए तो उसमें सही क्या समय पे कार्रवाई हुई? आएगा। मैं आपके पास लौटती हूँ। देखिए हमारे पास इस डिस्कशन में हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष अभिभावक संघ, और ये बता सकते हैं अभिभावक संघ के अध्यक्ष होने के नाते कि जब पेपर लीक होता है तो अभिभावक के ऊपर क्या असर पड़ता है, उनकी सोच समझ, उनके विश्वास को कैसे धक्का लगता है? पीके जी सभी को मेरा प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम। मैडम, हिंदुस्तान के अंदर विगत 50 साल से अभिभावकों का शोषण हो रहा है। ये तो मैडम छोटा सा पेपर लीक हुआ है। मैं लखनऊ की धरती पर पैदा हुआ हूँ। MBBS का पेपर आउट होता है। ये हिंदुस्तान है, यूक्रेन 4 करोड़ की आबादी है मैडम, 4 करोड़ की आबादी है। हमारे बच्चे यहाँ से MBBS करने जाते हैं, 25 लाख में वहाँ पढ़ाई होती है मैडम, यहाँ पे 1.5 करोड़ की पढ़ाई होती है मैडम। कितना दुखद है मैडम। ये हिंदुस्तान के नेता शिक्षा माफिया हैं, नकल माफिया हैं, हत्या माफिया हैं, बाप MP है, बेटा MLA। मैडम कितना दुखद है। और ये विगत 14 साल से हम लोग मैडम शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक फीस कम नहीं हुई मैडम, बड़ा दुखद है। एक सरकार ने भी कल घोषणा की है कि कोई भी स्कूल वाला फीस नहीं बढ़ाएगा जब तक इच्छा शक्ति ईमानदारी से कोई भी पार्टी सरकार नहीं काम करेगी। इसी तरीके से देश में, प्रदेश में 80 करोड़ माता पिता छात्र छात्राओं का इसी तरीके से शोषण होता रहेगा और आत्महत्या हमारे बच्चे करते रहेंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, देश की विडंबना है। हम लोगों ने 14 साल से मैडम हमने सरकार को चिट्ठी लिखी, ज्ञापन दिया, हमारे पर लाठी चलाई गई, लेकिन आज तक CBSE IC स्कूल की फीस कम नहीं हुई मैडम। धिक्कार है सरकारों को, पूर्व सरकारों को, वर्तमान सरकारों को। आज तक हमारे अभिभावक ऐसे ऐसे मैडम है जो एक टाइम पानी दूध नहीं पीते हैं, सेब नहीं खाते मैडम, और हम लोग 50,000 60,000 1-1 लाख फीस देते हैं और उन नेताओं के बगल में हमारा शिक्षा माफिया बैठा है। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं सभी पार्टी, राजनीतिक पार्टियों से साधारण अनुरोध करूंगा कि ईमानदारी के साथ में उनके ऊपर कार्रवाई करें जो शिक्षा माफिया है, MP है, MLA है, MLC है। हम लोग वोट देते हैं मैडम, हम लोग वोट बैठ के उसको MLC बनाते हैं, MP बनाते हैं, MLA बनाते हैं, वो शिक्षा माफिया है। नाम नहीं लेंगे किसी का मैडम। मैं लखनऊ की धरती पैदा हुआ हूं, मैं सबको जानता हूं कि नेताओं को। जो मैडम अंडा बेचता था, साइकिल चलाता था, वो उसकी 10 बिल्डिंगें शिक्षा माफिया ने बना रखी मैडम। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं सभी नेताओं से साधारण अनुरोध करूंगा कि अपने एजेंडे में ला करके ईमानदारी से शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल बस सही मैडम, बात। अब और नहीं कुछ अरुण कहना जी, चाहता रोहित मैडम। जी और मुझे लगता है कि जयकरण जी, आप तीनों लोग बैठे हुए हैं। अगर इस अभिभावक ने जो बातें कही हैं, आज मैडम इनकी ज्ञापन बातों देने जा से रहे अगर मैडम। शर्म आ रही है तो मैडम, शर्म 14 आनी साल चाहिए। हो गया मैडम, हम दीमक लोग की ज्ञापन तरह देते जो थे, सिस्टम परेशान को हो गए। खोखला कर रहा है, लेकिन किसी उसको सरकार सही ने करने की आनी जरूरत चाहिए, है। इस नहीं कम की भारतीय मैडम। जनता पार्टी के प्रवक्ता को आनी चाहिए।
मैडम देखिए, 20 साल हो गया सरकार मैडम भारतीय हम जनता लोग को पार्टी काम की करते आज हुए। भी है और पूर्व सरकार अच्छा मुझे भी ये भारतीय बताइए जनता रोहित पार्टी जी की थी। कि तो सपा इसलिए की शर्म सरकार भारतीय जनता पार्टी सपा को की आनी सरकार चाहिए, की जिससे सपा की कोरोना सरकार काल की के नकल नहीं अंदर होते थे बाबा नकल। तक नहीं दी। सपा की किसी सरकार की बाबा तो को नकल नहीं वो होता था। कोरोना काल के अंदर सपा की राहत सरकार की नहीं तो दी। नहीं होता था नकल, मैडम मुझे है। ये बताइए नहीं रोहित जी। बिल्कुल नहीं, इस बाप तरीके की बेटी नहीं होता था। इस प्रधानमंत्री तरीके की जी स्थिति अपने हमारी मंच में सरकारों में पूरा नहीं थी सेंटर कि कब्जा कर कोरोना लिया जैसी जाता था, महामारी आप के करें, अंदर नकल नहीं भी होता था। कमीशन खोरी करने के लिए बैठ के बगल में स्कूलों की पेपर फीस लिखवाए कम जाते की थे, आप जाए। करें पे आप इस तरीके की मैं आपको बता इस तरीके अरे की मैं आपको कमीशन बता रही खोरी हूँ ना हमारी रोहित जी, सरकारों रुकिए, में नहीं होल्ड हुआ करती करिए, थी। होल्ड करिए। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जब बच्चों से बात करिए ना ग्राउंड रिपोर्टिंग में तो बहुत सारी चीजें पता चल के आती हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज जो बहुत सारे बच्चे जो आउट हैं नियुक्ति से, वो आप ही की सरकार की देन है। जहां पर आपने नंबर फ्री में बांटे हैं ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बच्चे पहले के कल्याण सिंह टाइम के जो बच्चे 10th और 12th पास आउट है उनकी परसेंटेज कम है। और जब ओवरऑल परसेंटेज जब 10% लिया जाता है ना उनके एजुकेशन का, उसमें वो बाहर हो जाते हैं। तो जाके उनका दर्द आप देखिए, उनके आंखों से आंसू नहीं छलकते हैं। किसी के ठेले वाला बच्चा, किसी के सब्जी वाला बच्चा जब जाकर धरना प्रदर्शन करता है, आपने दर्द देखा है? आप तो सफेद कुर्ता में या फॉर्च्यूनर में बैठ के निकल जाते हैं आप लोग, दर्द भी देखते हैं, मुड़ के देखते भी नहीं है आपकी सरकार जब आती है। और आप बात कर क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे बताइए क्या बात कर रहे हैं? क्या सपा में नहीं होता था नकल? सपा सरकार में नकल नहीं होता, कब तक एक दूसरे पे ठेका फोड़ेंगे आप लोग? इस कार्यकाल में दर्द देखा है। बेटा मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी नहीं, हम ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं, हम सरकार से, हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन शिक्षा माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाओ। हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन शिक्षा माफियाओं पे बुलडोजर चलाओ। और जो अभी अभिभावक संघ के जो हमारे मित्र बैठे हैं जो कह रहे थे, हमारे भाई साहब आप भी रोहित जी आप भी अभिभावक होंगे, आपके रिश्तेदारों को शोषण हो रहा है, यहाँ नेतागिरी मत कीजिए। 50 साल से नेतागिरी आप लोग कर रहे हैं। सरकार ने ईमानदारी से काम कीजिए आप सब नाते लोग। स्कूलों की फीस कम नहीं की, नहीं की गई, ना की गई थी, ना की गई है, ना की जाएगी। सरकार है ये, कोई सरकार आई हो रोहित जी फीस तक नहीं माफ की, ठीक है। लोग लुटते रहे, लोग जयकरण जी बोलना चाह रहे थे। लोग दवाइयों के लिए चलिए, तड़पते जयकरण रहे, जी, पर इन सुनी जा सरकारों रही है। ने अरुण जी आती हूँ क्योंकि हमारे और बिगेस्ट वेट कर रहे हैं। ठीक है रोहित जी, देखिए मेरा ये कहना है, ये हमारा युवकों ज्यादा है चुप्पी बातें यहाँ ना कीजिए, कुछ काम कीजिए जाकर के। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अरे सड़क पे जाके काम अरे कीजिए। बातों का तो समाजवादी इतिहास पार्टी रचा है के ना इन नेता लोगों से। ने, बातों का तो मैं इतिहास रच समाजवादी दिया है। पार्टी- अरे बहुत मतलब अच्छे अगर दान कर रही है गिनीज मैडम, अगर हमको अगर ऐसा 14 कोई साल से रिकॉर्ड काम हो कर रहे हैं मैडम। जिसमें बातों के लिए इन लोग को हमको धमकी दी अवार्ड जाती मिलना है। चाहिए, तो मुझे लगता है कि उत्तर तुमको जेल प्रदेश भिजवा में देंगे। या देश के अपने पॉलिटिशियंस का उसमें टॉप पार्टी का नंबर में प्रवक्ता होगा। मैडम कहते हैं, टॉप नंबर में जो तुम बहुत नंबरिंग दिन से होगी बोल ना रहे, तुम्हारी वो अपने हत्या करा देश दी के जाएगी। पॉलिटिशियंस की होगी। बातों में तो उन्होंने इतिहास रचा है। यस, बातें खूब करा ली नेताओं से। देखिए, तो लच्छेदार बात करते हैं ये। इस देश और प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे आज बातें तक करते रहिए कोई आप भी लोग, सरकार बस। अपने बेवकूफ बनाइए प्रदेश जनता को, और अभिभावकों देश को। के इसे किसानों लूटिए, से ठगिए। और नौजवानों से टकराने की कोशिश नहीं करती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की भाजपा सरकार किसानों और नौजवानों को ही बर्बाद करने पर तुली भाजपा है। कांग्रेस अभी बस हमारे करते रहिए। समाजवादी आप पार्टी लोग, के साथी बस। जो कह रहे थे, हाँ। मैं उनको कहना चाहूंगा यस। कि आपकी एक भाजपा कांग्रेस संख्या बल है ऐसे कोसते रहिए आप विधानसभा लोग। में, लेकिन निवेदन है कि आप कोशिश योगी करते रहिए और आप मोदी लोग, जी बस से केवल। गलमैया यही करके कीजिए आप समझौता लोग। मत कर लेना। हाँ। अगर जो यही करना है 70 साल तो से। सदन में मत बैठना, क्योंकि आपकी आदत नहीं है अपने आप अच्छा मुझे एक बात ये समझ में आती है जयकरण जी, देखिए किसानों को, अभी मैं एक सवाल पूछूंगी फिर आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में रहिए मैडम, बाहर के राज्यों में मत जाइए। MBBS का जितनी पेपर आप आउट होता जितना है। आप सोल्यूशन और जितना आप देखिए जितना आप ब्लेम गेम और सोल्यूशन बता रहे हैं ना Yes. जयकरण जी, राजस्थान की तरफ भी रुख करना चाहिए आपको, पंजाब की तरफ भी रुख Yes. करना चाहिए जहाँ आपकी सरकार गिर गई सिर्फ रोजगार व्यापक के घोटाला नाम क्या था? पर। उस व्यापक घोटाला पंजाब में भी मैडम। देखना चाहिए मैं- जहाँ उस मैं पंजाब आपसे- में देखना मैं चाहिए आपसे जहाँ कहना 2 चाहता महीने से हूं। बच्चे टंकी की मैं- पानी पे चढ़ गए थे। उस राजस्थान में भी मेरा देखना चाहिए कहना जहाँ है- 4 महीने माफ करिएगा 8 महीने से ट्विटर पर हर रोज रीट की भर्तियां ट्रेंड करती हैं। आपको उस राजस्थान में भी देखना चाहिए कि क्या आलम कर दिया आपने। मैं आ रही हूं आपके मेरा पास, ये देखिए कहना है कि मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, अगर जो नौजवानों की बात कोई उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी के अलावा अगर कोई नहीं उठा हो तो आप बता दीजिए। रही बात उत्तर प्रदेश में, जब समाजवादी पार्टी महंगाई को लेकर आज आप धरने पे बैठ गए, राहुल गांधी चले आए। राहुल गांधी आज महंगाई पर देखिए, राहुल गांधी आज महंगाई पर देखिए धरने पर बैठ गए। बेरोजगारी के खिलाफ कभी धरने पे बैठ जाइए, सॉल्वर गैंग के खिलाफ कभी धरने पे बैठ जाइए। सड़कों पर आंदोलन कर रही। सुनिए जयकरण जी, महंगाई के खिलाफ आप धरने पे बैठ गए सिलेंडर लेके। अब ये कह सकते हैं कि कॉपी किया है बीजेपी को या जो भी कह लीजिए, कभी जी। सॉल्वर गैंग के खिलाफ भी धरने पे बैठ जाइए राहुल गांधी के साथ।
कभी बेरोजगारी के खिलाफ राजस्थान में बैठ जाइए अपने सरकार के खिलाफ, तो मैं समझूंगी। आपने तो ये आलम कर दिया कि राजस्थान के बच्चे यहाँ पे लखनऊ पे आके धरना प्रदर्शन करते हैं, आपके लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय को घेरते हैं। आलम तो आपने ये कर दिया, और आरोप प्रत्यारोप में तो आप लोग ने अवार्ड जीता। ठीक है, मैं मनोज जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बहुत बहस आपने सुने, सारे नेताओं के भी सुने, लेकिन एक अभिभावक का दर्द भी आप देखिए जो वो बोल रहे हैं। चंद लोगों को लाकर के हमारे ठीक है, जयकरण जी, मैं आती हूँ, मैं लौटती हूँ ना आपके पास। अभी ट्विटर का गेम चल रहा है। देखिए नेता प्रतिपक्ष बनने के बावजूद, देखिए, जब हम कहते हैं कि एक परिवार ही समाहित है पूरी पार्टियों में, तो अभी नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में थे और पिछले 5 सालों में हम चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी का भी आह्वान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी आह्वान करते हैं और समाजवादी पार्टी, सभी राजनीतिक दलों का, अभिभावक संघ का, सबका आह्वान करते हैं कि वहाँ कैसे इस व्यवस्था में जो दीमक लगी हुई है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की मंशा है, योगी जी की मंशा है, कैसे ये दीमक कैसे दूर किया जाए, किसी को इन्विटेशन मत दीजिए। आपके अधिकारियों ने जो घुमाया है ना, आपके अधिकारियों ने जो फाइलों को घुमाया है, वो जो दीमक की तरह चाट रहे हैं सिस्टम को, आप उन पे एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। आपको इन्विटेशन देने की किसी को जरूरत नहीं है मनोज जी, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, देखिए, आप समस्या दूर कैसे हो सकती है, अरुण जी नेतागिरी को न बताने को। ओके, अरुण जी, समस्या कैसे दूर हो सकती है? नहीं तो 70 साल की आप बातें करें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सुन ले, दूसरों को भी सुन ले, की गई है और इसको दूर किया जाएगा। अरुण सर, एक दूसरों को सुन ले। मैंने बिल्कुल आप बात कहें, अपनी बात कबीर से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मैंने विवेकानंद से शुरू किया था, मैं दोबारा कबीर की बात आपसे भी कह रहा हूं। देखिए, देश कोई आजाद एक दिन में नहीं हुआ, 1947 में हो गया। हम 2022 में बात कर रहे हैं। सबकी सरकारें आई, सबकी सरकारें गई। अब कोई सरकारों का ये विषय नहीं है, पार्टियों का विषय नहीं है। जो कबीर दास ने कहा, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चवाए, तो पहले इसको निंदा के रूप में न लीजिए, हम इसे देश के भविष्य के रूप में ले नहीं रहे, हम तो आह्वान कर रहे हैं आपके माध्यम से। बिल्कुल भारत समाचार चैनल मैं उसी पर आ रहा हूं। और दूसरा, मैंने पहले बैठे अरुण जी, पहले व्यवस्था को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, देखिए, वो दर्द बयां करने लगा के बात हो जाएगी। सुनिए, इस कोरोना काल में अगर अरुण जी आप बात कर रहे हैं, कोरोना काल में फीस 1 रुपये कम नहीं हुई और स्ववित्त पोषित के शिक्षकों को 1 रुपया वेतन नहीं मिला, और भी एक भ्रष्टाचार है। देखिए, उसकी बात मत कीजिए। अगर दर्द की बात होगी तो बहुत सारी बातें आएंगी। बहुत सारी चीजों में 1.5 महीना आंदोलन करते रहे, सरकार में कोई सुनने वाला नहीं रहा। बहुत अंदर जाएंगे तो बहुत सारे फाइल्स और ओपन होंगे। उस विषय पर हम चर्चा न करें, हम आज मूल विषय पर चर्चा करें। और मैंने पहले कहा था, देखिए, हम मूल विषय से न इतर हो, क्योंकि मूल विषय से इतर होंगे तो हम लोगों का भी लंबा संगठनात्मक अनुभव है और 20 सालों से सरकार से नहीं, सरकारों से लड़े हैं और सरकारों की कमी और खामियों को जानते हैं। एक सरकार नहीं, जिस सरकार की बात करेंगे। अब हम लोग आए बात कि अगर हमने पहले कहा कि ये जो व्यवस्था की आपके लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री की तरफ से सबसे ज्यादा टाइम दिया है, आप सुन ले, दूसरों को भी तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ा विषय, मैंने पहले कहा था कि दुख है तो कारण है, कारण है तो निवारण है। पहले तो सच्चाई से हम स्वीकार कर ले कि नहीं, इस व्यवस्थागत जो निजीकरण हो रहा है, इस निजीकरण के कारण जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस देश में। अगर देश का इतिहास आप देखें, मैं संगठन के नाते कह रहा हूं कि जब देश आजाद हुआ तो चिकित्सा, शिक्षा और रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा पर जोर दिया गया, और विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, उनको ग्रांट इन एड पर लिया गया। और आज सबका निजीकरण किया जा रहा है। तो जब हम रुपए की भूख, रुपए की लिप्सा पैदा कर देंगे, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए खाली एनईपी लागू कर देने से चीजें नहीं हो जाती हैं। अभी और दिक्कतें आने वाली है। मैं पहले आगाह कर दे रहा हूं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो इंटर कॉलेजेज हो, चाहे वो बेसिक हो, आप एनईपी लागू कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई, हम सब परीक्षाएं करा रहे हैं विश्वविद्यालयों में, यही नहीं तय हो पाता
कि पेपर कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। अगर आप बात छेड़ देंगे तो दर्द बहुत बड़े बड़े हैं और सब में दर्द निकल आएंगे। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि हम किसी भी चीज को लागू करने से पहले उस पर रिसर्च क्यों नहीं करते हैं। Correct. और दूसरी बात कि गंगोत्री ऊपर से बह रही है, सारी व्यवस्था ब्यूरोक्रेसी चलाती है, ब्यूरोक्रेसी तय करती है। आंदोलन करते रहिए, कौन सुनता है। हम लोगों ने भी आंदोलन किया है, किसने सुना? कोई सुनता नहीं। पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, इनकी सरकार गई, उनकी सरकार गई। लोकतंत्र है, लोगों को किसी न किसी को चुनना ही चुनना है। अब ऐसा ना मान लीजिए कि जिसको चुन लिया गया वो दूध का धुला है। प्रश्न ये है कि कहीं ना कहीं तो चुनना है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ब्यूरोक्रेसी से, मैं खुल के कह रहा हूं उस मंच से, ये भारत समाचार चैनल का मंच है जो बड़ी बात कराता है और बड़ी बात, और इसकी बात सरकार में सुनी जाती है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत किसी भी सरकार में आती है वो ब्यूरोक्रेसी से आती है। ब्यूरोक्रेट इतना होशियारी से, आप डीआईएस को तो फांसी पर लटका देंगे, क्या नियम बनाने वाले, जब एक सरकार थी उसी का पार्ट 2 है। आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी इस बात को बराबर कहते रहे और उनके जमाने में वो सजग भी रहे, उन्होंने कैमरे लगवाए। तो क्या ये इन अफसरों ने, जो बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था और परीक्षा कराने की जिम्मेदारी इनको थी, नेताओं से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती थी, क्या उनके ऊपर किसी के ऊपर कार्रवाई की गई? कार्रवाई अगर 17 नीचे के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए तो भैया, जब प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि जब रुपया बह रहा है तो नियत किसकी आप रोक लेंगे? पहले तो रोकने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऊपर से नियम बनाए। हिमालय से गंगा बह रही है, जब तक ये हिमालयन गंगा ठीक नहीं होगी तब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, आप अगर आप देखें तो आपके बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी चुनाव हार गए। क्यों? क्योंकि पूरे 5 साल वो 5 साल के 2 मंत्री आए, वो कहते रहे, लेकिन इस व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी ने किसी मंत्री को नहीं चलने दिया। कहीं कोई व्यवस्था नहीं चल पाती तो पहले बैठिए, इस पर रिसर्च कीजिए, कारण क्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है। इसको राजनीति से न जोड़िए, राजनीतिक दलों से न जोड़ा जाए, और सरकार शिक्षा की जिम्मेदारी ले, इस निजीकरण को बंद करे। निजीकरण बंद होगा तो गरीब का बच्चा, क्योंकि यूपी बोर्ड में आप देख लीजिए, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में बड़े घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड में अधिकांशतः उन परिवार के और गरीब परिवारों के बच्चे हैं, तो मध्यम और गरीब परिवार के बच्चे हैं। और बहुत सारे लोग उन्हीं विद्यालयों से निकल करके बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे हैं, और आज वो व्यवस्था गरीबों की व्यवस्था हो गई है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। भारत ग्रामीणों का देश है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाके बहुत है, और ये जो घटनाएं हो रही छोटे जिलों में हो रही है, इसका मतलब कि गरीबों के बीच में इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है। ठीक है, मैं अखंड जी आपके पास आती हूँ। देखिए, मैंने एक चेन आपको बताया था अखंड जी कि पेपर लीक हुआ, व्यवस्था पे तो सवाल उठा ही, लेकिन बच्चों के विश्वास को भी झटका लगा। दूसरा, शिक्षा पर असर भी पड़ा। तीसरा, करियर पर असर पड़ा, पैसे की बर्बादी हुई, और उसके बाद बेरोजगारी की एक लॉबी खड़ी हो गई। तो आप जनरेट कर क्या रहे हैं? आप जनरेट बेरोजगारों को कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन आप पढ़ा किसको रहे हैं ये भी तो देखना चाहिए। आप नौकरी किसके हाथों में देख रहे हैं ये भी तो आपको जरूरी है देखना, लेकिन आप देख कुछ नहीं रहे हैं। और आप देखते तब है जब एक बहुत बड़ा कांड, हम इसको कहेंगे, हो जाता है तब। अखंड जी देखिए, ऐसा है कि जो स्टूडेंटों की जो अधिकतर संख्या है वो स्व-वित्त पोषित संस्थानों में पढ़ रही है। करेक्ट। अभी सर ने बोला था कि ये जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं, इनको अगर सरकार जब तक अपने अंडर में नहीं लेगी, इनको ग्रांटेड नहीं करेगी और अपने कब्जे में नहीं लेगी, तब तक ये जो बेरोजगारी का बम है ये नहीं रुकेगा, ये बढ़ता चला जाएगा। इस बम को रोकने के लिए सरकार को पहले तो ये है कि अधिकारी 3-3 साल से कर क्या रहे हैं, एक जिले में बैठ के। पहले तो इनका ये देखा जाए कि 2.5-3 साल से बैठे हैं, एक बार परीक्षा हुई, इनको हटा दिया जाए, दूसरा बैठा दिया जाए। ये जरूरत क्या है 3-3, 4-4 साल बैठे? कुछ सिलेक्टेड अधिकारी ऐसे हैं, सिस्टम को खोखला कैसे नहीं करेंगे 3-4 साल? कुछ अधिकारी इस तरह के बैठे हुए हैं कि वो इस माध्यमिक और हायर और इससे निकलना ही नहीं चाहते। वही लिमिटेड लोग हैं, उनकी पोस्टिंग कभी बलिया में हो जाएगी तो कभी एटा में हो जाएगी, तो कभी प्रतापगढ़ में हो जाएगी। तो वही क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि डाइट में बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में टीचर हैं, उनको क्यों नहीं बनाया जाता? जो भी कोई कमेटी बनती है, मैंने तो कभी आज तक सुना नहीं कि किसी जो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर की कोई कमेटी बनी है एग्जामिनेशन से पहले। हम लोगों का यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 10 साल वो रहा फ्लाइंग स्क्वाड का ग्रुप लीडर। वहाँ प्राइवेट सिस्टम में पूरी चेन थी, वहाँ तो नकल नहीं हुई।
प्रोफेसर जेपी पांडे मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वो कंट्रोलर थे। तो वो इस तरह का सिस्टम उन्होंने जनरेट किया कि ऑनलाइन पेपर भेजते थे 30 मिनट पहले, वहीं ऑब्जर्वर होता था, वहीं प्रिंट होता था, वहीं बट जाता था। हाँ। पूरा एक सिस्टम उन्होंने बनाया था, कभी आज तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, जबकि पूरा सेल्फ फाइनेंसिंग के हाथ में था। क्योंकि वहां हम लोगों के ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी है उसका कोई ज्यादा वो नहीं था हम लोगों के, प्रोफेसर ही लोग थे, वही लोग इस सिस्टम को चलाते थे और चलाते हैं, आज भी चलाते हैं। एक बार पेपर आउट हुआ था हिंदुस्तान कॉलेज में, उस पेपर को मैंने ही पकड़ा। अच्छा। हाँ, जब वो पेपर पकड़ा तो उस पर मुझे मोबाइल नंबर लिखे मिले, तो वो एक इलाहाबाद के कॉलेज का निकला। जब जांच हुई, एसटीएफ ने जांच की, तो पता लगा कि एक चपरासी ने एक स्लाइड डाल के और उस पर रोल करके वो खींच लिया पेपर। अच्छा। और उसको उसने आउट कर दिया। तो वो तुरंत की तुरंत पकड़ गया और जेल गए, सब वो हुआ। और उसके बाद आज तक वहां ऐसी कोई समस्या आई नहीं। नकल विहीन भी परीक्षा होती है। आप बताइए टेक्निकल में कभी आपने देखा हो? तब ये माध्यमिक और इनमें क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं होता कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन के लोग हैं उनको इस सिस्टम में शामिल ही नहीं करते ये लोग। ब्यूरोक्रेसी के 4 लोग बैठते हैं, अपनी पॉलिसी बनाई, अपना थोप दी गई। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और ये शिक्षा तो गवर्नमेंट का वो है कि गवर्नमेंट अपने अंडर में ले, इसको प्राइवेट न करे। प्राइवेट करेंगे तो ये तो एक बम बनता चला जा रहा है और इसका विस्फोट बहुत तगड़ा हुआ। प्राइवेट का मतलब तो प्रॉफिट ही है ना, प्रॉफिट जहां होगा वहां वो काम करेंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है कि समाज के पास या अभिभावक के पास पैसे हैं या नहीं है, या पेपर होगा नहीं होगा तो उससे करियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभिभावक को तो पैसे देने, अगर फॉर्म भरने से लोग देंगे। 2-3 सुझाव और जो डिस्कशन से सामने निकल के आया, मैं सरकार के सामने रखना चाहती हूं इस डिस्कशन के माध्यम से और पैनलिस्ट के माध्यम से, कि कम से कम सजा इस तरह होनी चाहिए कि जो भी इस गिरोह में शामिल होने की सोच भी रहा हो, सजा ऐसी होनी चाहिए कि उसके रूह थरथराए। दूसरा कि ऐसे अधिकारियों को इसमें सम्मिलित करना चाहिए जो साफ सुथरे हों। तीसरा कि अगर जिला विद्यालय निरीक्षक अगर कोई आनाकानी करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे और अहम बात कि जो ब्यूरोक्रेसी सरकार को कंट्रोल किए हुए और दीमक की तरह जो चाट रही है, कम से कम अगर वो चाट रही है तो एक जगह परमानेंट पे उसको तो फिक्स नहीं करना चाहिए। आप चेंज करते रहिए ना, बदलाव करते रहिए। और बदलाव तो कहा जाता है कि प्रकृति का नियम है, तो आप बदलाव करिए। देखिए उसके बाद हो सकता है कि जो शिक्षा सबसे अहम और आधार है, जो आपकी इकोनॉमी भी बढ़ाएगा, जो आपके देश को मजबूत भी करेगा, हो सकता है उससे कुछ मजबूती आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सारे पैनलिस्टों का, और खबरों के साथ फिर से मिलेंगे। देखते रहिए भारत समाचार।